Hello everyone, welcome to Indie Dice. Today we are going to discuss the Hindu newspaper analysis, in which we are discuss important news articles and we will left only editorials because if we include editorials in this तो वो वीडियो माइट बी लॉन्गर, तो इसीलिए हम लोग एडिटोरियल्स को छोड़ के बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो देखते हैं कि गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन बिल्स पास्ड बाय हाउस, और ये किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये आर्टिकल किस में आता है, जीएस पेपर 2 में। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या है। अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को ही ये कहा है कि गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन की बिल्स जो पास किया गया है स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा आफ्टर कास्टिंग डाउट के बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने डाउट के बेसिस पे एक बिल को होल्ड कर लिया है, जबकि वो बिल बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ ही मेजॉरिटी के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से पास किया गया था। और इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये रिट पिटिशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। और एडवोकेट का नाम है एम सिंघवी, और उन्होंने कंप्लेन किया है गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अगेंस्ट में। और ये कहा है कि ये जो बिल है, और बिल ऑन सिख गुरुद्वारा और पुलिस एंड हायर एजुकेशन पास्ड इन स्पेशल सिटिंग ऑफ द बजट सेशन ऑफ विधानसभा जून 19 एंड 20। तो गवर्नर उनका है कि ये जो गुरुद्वारा, ये सिख गुरुद्वारा पुलिस एंड हायर एजुकेशन का ये जो बिल है वो पास किया गया है स्पेशल सिटिंग में, वो बजट सेशन में ही पास किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को वार्निंग दिया है कि यू आर प्लेइंग विथ फायर। और ये भी डायरेक्ट किया है कि ये कोर्ट डायरेक्टेड हिम टू टेक ए डिसीजन ऑन लॉन्ग पेंडिंग बिल्स प्रेजेंटेड टू हिम फॉर एसेंट। और ये भी बोला है कि जो लॉन्ग पेंडिंग बिल्स है उसको एसेंट करने के लिए। और ये भी बोला है कि रियल पावर जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है और ना कि गवर्नर के पास है, क्योंकि गवर्नर एक अपॉइंटी है जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और वो एकमात्र एक टिटुलर हेड है। और गवर्नर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेव इन एरियाज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स हिम डिस्क्रिशन। और उसी जगह पे ये अपना इंटरफेरेंस कर सकते हैं जो उनके ये डिस्क्रिशन में आता है, और वो भी तब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एड एंड एडवाइस करेंगे। और ये भी बोला है कि द पावर टू टेक डिसीजन अफेक्टिंग द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट और नेशन इज एसेंशियली entrusted in the elected arm of the state। और ये कोर्ट ने कहा है। अब इसका देखते हैं कि कोर्ट का क्या प्रेस्क्रिप्शन है। कोर्ट ने यही बोला है कि गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन बिल्स क्लेमिंग दैट हाउस पास्ड देम इन एन इनवैलिड सेशन कन्वीन्ड आफ्टर एडजॉर्निंग साइन डाई विदाउट प्रोरोगेशन। तो गवर्नर का कहना ये है कि ये जो बिल पास किया गया है वो इनवैलिड सेशन में किया गया है, और वो भी एडजॉर्निंग साइन डाई। एडजॉर्निंग साइन डाई क्या होता है कि जब आपका एक जब कोई डिस्कशन चल रहा है, एक तो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, और उसके बाद एडजॉर्निंग साइन डाई होती है, और एक प्रोरोगेशन है। तो एडजॉर्नमेंट क्या है, जब कोई बिल चल रहा है लेकिन वो इमरजेंसी में उसको रोक करके ये कोई जो बिल आता है सडन बिल आता है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, तो उसको एडजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं। लेकिन ये जो एडजॉर्निंग साइन डाई है, तो उसके बाद कोई बिल को जो डिस्कशन चल रहा है उसको हमेशा के लिए रोक दिया जाता है, तो उसको साइन डाई कहते हैं। और प्रोरोगेशन क्या है, प्रोरोगेशन कहने का मतलब उसको पूरे सेशन में ही डिस्कस नहीं किया जाए और पूरे सेशन को ही एंड कर दिया जाए, उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। तो और दूसरा है कि स्पीकर इज विद इन जुरिडिक्शन इन अडजॉर्निंग द हाउस साइन डाई। तो ये कहते हैं क्या कि ये काम देखना अडजॉर्निंग साइन डाई है या फिर जो भी, ये स्पीकर का रोल है, स्पीकर इसमें मेन रोल अदा करेगा। और दूसरा, एनी अटेम्प्ट टू कास्ट डाउट ऑन द सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज फ्रॉट विद ग्रेव पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इस तरह का वाक्य होता है तो इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी काफी खतरे में पड़ सकती है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नर जो है एक अपॉइंटी है प्रेसिडेंट का, और ये एक टिटुलर हेड है स्टेट का। अब इसी तरह का एक और भी आर्टिकल पहले भी आ चुका है या अभी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू नोटिस किया तमिलनाडु पिटीशन पे आर एन रवि के खिलाफ।
अब देखते हैं ये क्यों है। थ्री जज बेंच ऑन फ्राइडे इशूड फॉर्मल नोटिस टू द यूनियन ऑफ इंडिया through the home ministry of to respond the Tamil Nadu government petition. Governor R.N. Ravi was acting in a manner which defeats the right of the people और द स्टेट टू वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो इसका आगे डिस्कस करते हैं, ये पेज 10 पे, और ये भी डिस्कस कर। हाँ, तो ये आगे का है, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन बिल्स पास बाय हाउस। तो इसमें देखते हैं, ये जो गवर्नर है इज इंटेंडेड टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्टमैन गाइडिंग द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न, द कोड एडेड। उन्होंने कहा है कि गवर्नर का काम ये है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न, अगर कोई मैटर फंसता है तो वो सिर्फ गाइड करने का काम कर सकते हैं, ना कि इंटरफेयर करने का। तो इसीलिए ये ब्रीच ऑफ प्रैक्टिस है। तो उन्होंने अपने प्रैक्टिस का ब्रीच किया है, क्योंकि मिस्टर पुरोहित held that held back the bills on the ground that the speaker had adjourned the budget session of the house signed die in March without proroguing it. He refused to consider the proposed law presented to him on the ground that a special assembly sitting in which the bill were passed in June was presently illegal। तो गवर्नर का कहना है कि जब ये जो बजट सेशन चल रहा था, तो उस बजट सेशन के खत्म होने के बाद और उसके बाद जो ये जो प्रोरोइंग सेशन है उसके खत्म होने के बाद इन्होंने बिल को पास किया है, जो कि इलीगल है। and in breach of the practice and procedure under पंजाब विधानसभा रूल्स। और ये जो है इसी में ये पंजाब विधानसभा रूल्स के खिलाफ है, और इसीलिए तो गवर्नर रिस्पॉन्डिंग थ्रू हिज सेक्रेटरी said that house had convened again in October to pass 3 money bills। और उन्होंने कहा जो अक्टूबर में जो 3 मनी बिल्स पास किया गया, फिर 2 ऑफ दीज मनी बिल्स वेयर रिकमेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन इन द हाउस आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट। और ये बोला गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये जो गवर्नमेंट है मूव किया, तो ये 2 बिल वो फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वन इज स्टिल पेंडिंग एक्शन विद द गवर्नर। और ये जो है ना 1 बिल तो वो गवर्नर के पास ही है, who claimed that October sitting convened by speaker was also illegal। और ये जो उन्होंने होल्ड कर दिया और ये बोला कि ये जो तीसरा वाला बिल है वो भी इलीगल ही है। and he contended that it was not open for the speaker to drag the budget session into monsoon session। और उन्होंने कहा क्या कि ये जो तीसरा बिल है वो स्पीकर बजट सेशन का बिल है ना, वो मॉनसून सेशन में नहीं ला सकते हैं। और गवर्नर ने ये भी कहा कि स्पीकर हैड नो अथॉरिटी टू एडजॉर्न द हाउस साइन डाई। और उन्होंने ये कहा कि स्पीकर का कोई रोल ही नहीं है वो एडजॉर्न साइन डाई में, विदाउट प्रोरोइंग इट, और बिना प्रोरोग किए हुए। और जैसे क्योंकि है ना प्रोरोइंग, मैंने बताया कि प्रोरोइंग मतलब होता है कि किसी सेशन को ही एंड कर देना। तो फिर उसके बाद एडजॉर्निंग साइन डाई इज एन इंटरप्शन ऑफ वन एंड द सेम सेशन। इंटरप्ट करते हैं वन एंड द सेम सेशन में, जबकि प्रोरोगेशन इज एन टर्मिनेशन ऑफ द सेशन, मतलब पूरे सेशन को ही खत्म कर देना। The speaker adjourned the house. Governor prorogues it। और speaker who has been recognized to be guardian of the privilege of the house and constitutionally recognized authority who represents the house was acting well within his jurisdiction in adjourning the house and die। और ये कहते हैं क्या, स्पीकर का जो काम है वो गाइड करना और ये देखना कि कौन सा एडजॉर्निंग साइन डाई हो रहा है या फिर कौन सा प्रोरोग हो रहा है, और ये सारी चीजें उन्हीं के जुरिडिक्शन में आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो डिक्टेट करते हैं ऑर्डर इन कोर्ट, हेड ऑफ द बेंच कंप्राइजिंग द जेबी पारदेवाला एंड मनोज मिश्रा सेड विद द was with the right of each house of legislature to be sole judge of lawfulness of its own proceedings। ये जो और ये the bench observed that house was governed by decision of the speaker on
adjournments, it would not constitutionally valid for the governor to question how the speaker exercised his jurisdiction over the conduct of the house. The court said that governor could either assent to the bills, withhold assent, and send to the back with a message to reconsider them or refer them to the president. गवर्नर का काम यही है कि या तो वो किसी बिल को ये असेंट दे दे या विथहोल्ड कर दे असेंट को, और बाद में मैसेज दे दे कि ये रिकंसिडर करने के लिए, और या फिर वो रेफर कर दे प्रेसिडेंट को, ना कि वो स्पीकर को उसका काम सिखाए। क्योंकि ये जो है एडजॉर्निंग साइन डाई का या प्रोरोगेशन का, तो ये सारे काम जो स्पीकर के हैं, ना कि गवर्नर का। ठीक है, अब दूसरा आर्टिकल हम लोग देखते हैं। और ये भी वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ड्यूरिंग टॉक्स विद यूएस, इंडिया बैट फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन टू एंड इजराइल पैलेस्टीनियन क्राइसिस। तो हमारे जयशंकर साहब मिले थे। इंडिया रिटरेटेड द नीड फॉर ए टू स्टेट सॉल्यूशन टू एंड द करंट इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस ड्यूरिंग ए मिनिस्ट्रियल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑन फ्राइडे। द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ बोथ द कंट्रीज फोकस्ड ऑन अक्टूबर 7 हमास अटैक। जब ये लोग मिले तो इनका फोकस वही था इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर पे, और इन्होंने ये भी डिस्कस किया कि जो अक्टूबर 7 में हमास पे अटैक हुआ था उसके लिए, और अटैक ऑन इजराइल, एंड कॉल फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ दोज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज इन गाजा स्ट्रिप। और ये भी बोला गया है कि जो गाजा स्ट्रिप में जो लोग भी फंसे हुए हैं या उनको हॉस्टेज बंदी बना के रखा गया है, उन सबको छोड़ देना चाहिए। देयर वाज ए नो मेंशन ऑफ द सीज फायर। इंस्टीड India and the US called a humanitarian pause in the conflict। और ये यूएस और इंडिया दोनों ने ही ना थोड़ी सी दूरी बनाई हुई है, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट में। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन Quatra added that India had proposed the two-state solution and early resumption of dialogue as a way forward in dealing with the crisis, or noting horrific terrorist attack against Israel. Or the minister reiterated the India and the US stand with Israel against terrorism, call for adherence to international humanitarian law। और ये भी इंक्लूड करते हैं क्या, विथ रिगार्ड्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, दे कॉल फॉर द इमीडिएट रिलीज फॉर ऑल द रिमेनिंग हॉस्टेजेस एंड ए ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अब जब इन दोनों का 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ तो इन लोगों ने एक जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई, एक तो ये जो हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक हुआ है इजराइल में, तो मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया एंड यूएस का जो स्टैंड है वो इजराइल के साथ तो है ही अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ। तो उसमें ये कहते हैं कि एडहेरेंस टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसमें ये लोग कहते हैं कि हमें टेररिज्म को खत्म करना है। और दूसरा ये भी कहते हैं जो गाजा में जो बहुत सारे बंदी बना के रखे गए हैं ना, उन लोग को छोड़ देना चाहिए। और इसमें ये 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। और इसका कंटिन्यू देखते हैं कि पेज 10 पे US Secretary of State Antony Blinken interaction in New Delhi were a continuation of his diplomacy on Israel-Palestinian crisis। अब जब यूएस के जो सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने इंटरेक्ट किया दिल्ली में, तो इनका जो डिप्लोमेसी था, तो वो इन्होंने इजराइल और पैलेस्टीनियन क्राइसिस पे डिस्कस किया। और ये भी बोला कि हेवी ह्यूमैनिटेरियन ये टोल ड्यू टू द कंटिन्यूड Israeli bombardment of Gaza Strip। The joint statement reflected Mr. Blinken's recent argument made during a meeting with Arab foreign ministers in Amman November 4, where the US had refused to call for a ceasefire in Gaza। The 2+2 meeting was led by External Affairs S. Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh on the Indian side। Mr. Blinken, यूएस सेक्रेटरी डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन और ये यूएस की तरफ से
मिस्टर ब्लिंकन थे और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन थे, और हमारे तरफ से एस जयशंकर और राजनाथ सिंह थे। जो हम 2+2 मीटिंग हुआ और उसमें ये बात हुई कि ये जो गाजा स्ट्रिप पे जो बम्बार्डमेंट हो रहा है उसी उसी के मुद्दे पे, और ये ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज हैं इंक्लूडिंग इंडिया कनाडा स्पेट ओवर खालिस्तान, इस पे भी बात की गई। और अपकमिंग इलेक्शन है जो बांग्लादेश में, वो भी डिस्कस किया गया। मिस्टर ब्लिंकन एंड मिस्टर ऑस्टिन मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे इवनिंग। आवर शेयर्ड बिलीफ इन डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ अंडरपिन्स आवर म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन इन डाइवर्स सेक्शंस है। ये जो इंडिया यूएस का पार्टनरशिप है वो ट्रूली ए फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड पे है, मिस्टर मोदी ने मैसेज दिया है। और दे एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज एंड कमिटेड टू कंटिन्यू क्लोज टू डिप्लोमेसी इन द रीजन। Diplomatic coordination including with the key partners in the region. The statement said 2+2 meeting were led by External Affairs S. Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh on the Indian side, और मिस्टर ब्लिंकन जो थे, मिस्टर ब्लिंकन यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन अमेरिकन साइड पे थे। ठीक है, अब बात करते हैं जो रेन का है। ये गवर्नमेंट टू टेक ए कॉल ऑन ऑड इवन व्हीकल रेशनिंग स्कीम आफ्टर दिवाली से इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। डीयू अनाउंसेस अर्ली विंटर ब्रेक फ्रॉम नवंबर 13 to 19 ड्यू टू पॉल्यूशन। और ये जो है with overnight rain drastically improving the city's air quality, Delhi Environment Minister Gopal Rai on Friday said government has decided not to implement odd even vehicle rationing scheme. अब ये जो है ना, फ्राइडे को बहुत तेज बारिश हो गई अचानक से, तो जिसके कारण जो पहले डिसाइड किया गया था कि ऑड इवन स्कीम चलाया जाएगा वो अब खत्म कर दिया गया है, अब उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। और उसके बाद द कैपिटल हैज बीन ब्रीथिंग हैजार्डस एयर फॉर द पास्ट वीक। ऑन नवंबर 5 the Delhi government ordered the closure of all primary school and restricted the entry of truck, and concentration of poisonous pollutant PM 2.5 in the city was recorded over 20 टाइम्स द लिमिटेड प्रेस्क्राइब बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहा गया है कि पहले जो नवंबर 5 को गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर दिया था कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सबको बंद कर देना है, और जो ट्रक वगैरह है और जो हैवी पॉल्यूशन जो फैलाता है, जो PM 2.5 है, उसको वो जो 2.5 ये 20 टाइम्स से बढ़ गया था, जो जितना आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में रेशियो डिफाइन है उससे 20 टाइम्स से ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल को भी बंद कर दिया था, और ट्रक और जितने भी पॉइजनस गैस है जो निकलता है कंपनी से या फिर फैक्ट्री से, तो वो सब भी बंद कर दिया गया था। अब क्या है कि ए डे लेटर मिस्टर राय सेड कि ये 13 नवंबर से ये फिर से ऑड इवेंट का स्कीम जो है ना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ऑन ट्यूसडे सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम एम टू कर्बिंग व्हीकल पॉल्यूशन एंड रेफर्ड टू इट एज ऑल ऑप्टिक्स। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब ये ऑड इवेंट वो लागू होता है तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, क्या ये लागू करना इफेक्टिव है, तो उसको एड्रेस करने के लिए एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे द एनवायरनमेंट मिनिस्टर सेड फॉर द लास्ट 8 to 10 days ड्यू टू द स्टैग्नेंट एयर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर पॉल्यूशन लेवल रिस्क सीवियर प्लस। और उन्होंने ये कहा कि अभी जो टेम्परेचर का जो डाउनफॉल हो रहा है और ये जो पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स वो सीवियर प्लस पे चला गया है, और empowered the last night resulted into higher wind speed and continued the improvement in air quality index। और अभी जो है तेज बारिश हुई उसकी वजह से विंड भी बहुत ज्यादा तेज चला, और उसके स्पीड के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। और कंसिडरिंग दिस द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑड इवन स्कीम। और उसी के लिए ना ऑड इवन स्कीम को डिले कर दिया गया है कि उसको बाद में किया जाएगा। और ऑड इवन व्हीकल राशनिंग स्कीम जो है और विथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंडिंग विथ, और ऑड इवन क्यों, और ये कहते क्यों है, क्योंकि जिस व्हीकल के नंबर में लास्ट में अगर इवन नंबर है 2 4 6 8 तो फिर उसको इवन दिन चलाया जाएगा, और जो ऑड है उसको ऑड दिन पे चलाया जाएगा। तो यही है।
और फिर जो इसमें मेन है कि उन्होंने बोला कि फिर ये 13 से लेके 19 तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि ऑड इवेंट जो है वो 13 नवंबर से 19 नवंबर तक होगा। और हम लोग देखते हैं क्या कि ये बैड ईयर कैसे कंसीडर करते हैं, जो AQ हम लोग नापते हैं वो कैसे, जो कैपिटल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्डेड इन द सीवियर क्लाइमेट सीवियर कैटेगरी ऑन थर्सडे इम्प्रूव्ड पुअर आफ्टर द अर्ली मॉर्निंग रेन ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो जब फ्राइडे को ये रेन हुआ तो उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव हुआ। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि किस क्राइटेरिया पे हम लोग इसको सीवियर या वेरी सीवियर प्लस डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से 50 तक रहेगा तो उसको कंसिडर करेंगे गुड में, 51 से 100 रहेगा तो सेटिस्फैक्ट्री, 101 से लेके 200 रहेगा तो मॉडरेट, 201 से 300 रहेगा तो उसको पुअर, 300 से 400 तक रहेगा तो वेरी पुअर, 401 से 450 रहेगा तो सीवियर एंड 451 से 500 तो सीवियर प्लस। और अभी बीते न्यूज में हमने देखा कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स वो मोर देन 900 हो गया था। तो अभी और ये भी न्यूज में था कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स या WHO के हिसाब से कि ये इतना ज्यादा था कि 999 हो चुका था। और ये बोला जा रहा था कि अगर एक दिन में 32 सिगरेट्स पीने के से जितना वो जो कॉज होता है हमारे अंदर, जितना डेंजरस होता है उतना ज्यादा ये डेंजर था कि एक दिन में 32 सिगरेट स्मोक करने के बराबर कोई अगर इतना प्रदूषित हवा है वो इनहेल करता है तो उतना ही ज्यादा खतरा होगा हमें। अभी देखते हैं कि 68 विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर टू गेट रोड कनेक्टिविटी इन अ ईयर। अब ये अमित शाह जी ने क्या कहा है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन फ्राइडे सेड 168 विलेज अलोंग चाइना बॉर्डर दैट डू नॉट हैव एनी कनेक्टिविटी येट वुड बी connected by road and other forms of communication in the next 1 year। तो उन्होंने कहा है कि 168 जो विलेजेस हैं उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो नेक्स्ट साल तक वहां पे रोड की कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि द कंट्री सिक्योरिटी वुड सफर इफ बॉर्डर विलेजेस वेयर एम्प्टीड। और अगर उसको खाली भी करवा दिया जाता है तो कंट्री का जो बॉर्डर वो है सिक्योरिटी है ना वो थ्रेट होगा। And migration and vibrant village program would even ensure that all facilities and infrastructure um, reached there। तो इसी के लिए उन्होंने कहा है क्या कि सारी जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ही said country could not be safe without development of border areas। अगर ये बॉर्डर एरियाज का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमारी कंट्री अच्छे वो सेफ नहीं है। मिस्टर शाह ने ये भी कहा है कि एट द 62nd रेजिंग डे परेड ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस देहरादून ऑन फ्राइडे। तो ये उन्होंने जब ये 62nd रेजिंग परेड था ये देहरादून में फ्राइडे को, तब उन्होंने ये सारी बातें बोली थी। और ये ITBP जो प्राइमरी फोर्स है जो डिप्लॉयड किया जाता है 3488 किलोमीटर चाइना बॉर्डर पे। और उन्होंने ये भी कहा कि 7 बटालियंस जो है ITBP के वे आर सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट एंड आउट ऑफ देम 4 बटालियंस वुड बी डिप्लॉयड शॉर्टली। और ये सैंक्शन किए जाएंगे, ये जो 7 है ना वो सैंक्शन किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, और उसमें से जो 4 है बटालियन है वो भी शॉर्ट एम्प्लॉयड डिप्लॉयड किए जाएंगे जल्द ही। और ये जो शाह ने ये भी कहा कि जो 7 बटालियंस है एंड 1 सेक्टर हेडक्वार्टर वुड बी बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़। अब वहां पे जो 7 बटालियन और उसका हेडक्वार्टर वहां पे बनाया जाएगा जिसका खर्च 3000 करोड़ लगेगा। सेंटर वांटेड बॉर्डर विलेज भी treated as a first village not just geographically but also in terms of facilities, he said। तो ये जो उन्होंने कहा है क्या कि जो बॉर्डर विलेज है उनको फर्स्ट विलेज या विलेज की तरह अच्छे से देखरेख करना होगा, ना कि बस एक एरिया की तरह ही उसे रखना है। और ही सेड दैट बिफोर 2014 द एवरेज स्पेंट ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज 4000 करोड़ पर ईयर एंड इन द पास्ट 9.5 years it had tripled to 12,340 crore in an average, with money being spent on road, बॉर्डर आउटपोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन से 2014
इलेक्शन से पहले सिर्फ मात्र बॉर्डर एरिया पे 4,000 खर्च होता था, लेकिन अभी क्या है कि जो जब ये 9 and 9.5 years हो चुका है, तो 12,340 करोड़ अभी तक खर्च हो चुका है यहाँ पे। लेकिन मिस्टर शाह सेड whenever he heard any news from India China border, he was assured that not even an inch of land would be occupied as the ITBP was posted there. Or he said that budgetary allocation of 4,800 crore had been made to create adequate infrastructure, health and educational facilities in 662 border villages of 19 districts under the VPP. और उन्होंने ये भी कहा है कि 4,800 करोड़ अलॉट किया गया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज का, जो इतने 662 बॉर्डर विलेजेस आते हैं जो कि 19 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मिस्टर शाह ने ये भी कहा है कि अमॉन्ग मेनी इनिशिएटिव टेकन ऑन फ्राइडे, सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग भी बनाया जाएगा, जो कि स्पेशल है बिकॉज बिल्ड एट एन altitude of 7,000 feet in the cold desert. This building would become a symbol of self-reliant India. तो ये जो है 17,000 ऊंचाई पे बनाया जाएगा, जो ये दर्शाएगा कि हमारा इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट इंडिया है। ठीक है, और ये जो है दीपावली का गिफ्ट होगा ये जितने भी वहां पे बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनके लिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये भी है कि अब डिस्कस करते हैं हम लोग दूसरा आर्टिकल। मोदी में अटेंड COP28 समिट इन दुबई टू होस्ट G20 समिट वर्चुअली। ठीक है, तो इसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लाइकली टू बी प्रेजेंट एट द 28th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 विच विल बिगिन इन दुबई इन November 30। और ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करेंगे COP28 को, और जो कि November 30 से स्टार्ट होने वाला है। और इसमें कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में होता क्या है, ये एक एनुअल समिट है जो हर साल होता है, और इसमें जो क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस किया जाता है। और जो वर्ल्ड के जितने भी गवर्नमेंट है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको सारे जो कंसर्न है एनवायरनमेंट से लेकर के इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको डिस्कस करते हैं। और जो गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसी साल जुलाई में यूएई गए थे। उन्होंने यहाँ पे ये जो साइन एग्रीमेंट है वो साइन किया था, और उन्होंने बोला था कि हम इससे फर्दर इन फ्यूचर इंगेजमेंट रखेंगे, और इस जो एग्रीमेंट को है वो और ज्वाइंट को हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी लाइकली टू बी प्रेजेंट ऑन December 1, sources said. Our heads of state from several countries are expected to make a statement. COP28 will go टिल December 12, और ये 30 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये दिसंबर 12 तक चलेगा। और ही इज ऑल्सो होस्टिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट एंड G20 समिट वर्चुअली। और फिर वो ग्लोबल समिट को भी हेड करेंगे और G20 समिट को भी हेड करेंगे, पर वो वर्चुअली। एंड क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट एज वेल एज द need for concrete moves on climate finance from the developed world are likely to be highlighted। और वो जो भी चीजें हैं क्लाइमेट से रिलेटेड और क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो उसको जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें हाईलाइट करेंगे। और ये क्लाइमेट फाइनेंस कहने का क्या मतलब कि जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनका फाइनेंस और उनका पैसा वो वही देने का काम करती है। जो लास्ट टाइम मिस्टर मोदी विजिटेड कॉप समिट वाज 26th edition held in Scotland, where he committed to India achieving net zero or no net emission ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई 2070। और ये जो लास्ट जो हुआ था 26 जो स्कॉटलैंड में हुआ था, तो वहां पे मोदी जी ने ये बोला था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बिल्कुल जीरो कर देंगे 2070 तक। और इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 एंड द रिजल्टिंग न्यू दिल्ली एग्रीमेंट इन सितंबर प्लेस्ड क्लाइमेट चेंज द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिचर और डेवलप्ड countries to shoulder greater responsibility for climate crisis as central issues। और उन्होंने ये भी बोला कि जब वो चेयर कर रहे थे
G20 का प्रेसिडेंसी, तो उन्होंने बोला कि जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर अडॉप्ट उसको टैकल करेंगे, और फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी डेवलप करेंगे। और जो मेजर थीम है एक्सपेक्टेड टू रेजोनेट एट COP28 आर द global stock take, where countries are expected to present the step they have undertaken to meet a commitment towards achieving goals। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, countries are also expected to deliberate on loss and damages fund and compensate countries already bearing the brunt of climate change। Biden Z to hold talks next week in San Francisco, US। और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वो मिलेंगे किससे, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से, और फेस टू फेस करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर ऑन वेंसडे। और द व्हाइट हाउस सेड हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी एम्ड एट कर्बिंग टेंशन बिटवीन वर्ल्ड्स टू सुपर पावर। अब उसके ये मिलने के बाद ये होगा कि टेंशन थोड़ा कम होगा जब ये दोनों सुपर पावर्स मिलेंगे। तो the closely watched interaction on the sidelines of Asia Pacific Economic Cooperation APEC summit in the San Francisco in Bay Area could last hours and involve team of officials from Beijing and Washington। और ये जो है ना ये जो एशिया पैसिफिक का कॉपरेशन होगा सैन फ्रांसिस्को में, तो बीजिंग और वाशिंगटन दोनों के जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग मीट करेंगे। और ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि ये लोग कवर करेंगे ग्लोबल इश्यूज फ्रॉम द इजराइल हमास वॉर जो रशिया में हुआ, और फिर उसके बाद टू रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, नॉर्थ कोरियाज टाइज विद रशिया, ताइवान, द इंडो पैसिफिक ह्यूमन राइट्स, और फेंटेनिल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज वेल एज फेयर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन। उसके बाद सीनियर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल सेड नथिंग विल बी हेल्ड बैक, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। और कुछ भी है ना पीछे से नहीं डिस्कस किया जाएगा, और सारी चीजें टेबल पे ओपनली डिस्कस किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू वन US official who declined to be named in a briefing with reporters, we are clear-eyed about this. We know efforts to shape or reform China over several decades have failed, but we expect China to be around and to be a major player in the world stage for the rest of our lifetimes। Ideological differences क्या है? US officials who have been pushing for the meeting of the better part of a year believe Beijing has actively been working to undermine US policy around the world। The White House confirmed confirmed the day of the meeting in a statement on Friday। The Chinese foreign minister said on Friday Mr. Xi would visit the US between November 14 to 17, attend the APEC summit and meet with Mr. Biden। और Mr. Biden and Mr. Xi will speak across oceans of ideological differences for the first time since November 2022। US President team engaged a diplomatic bridge to repair hostile relation after Mr. Biden ordered the shooting down of a suspected Chinese spy balloon that transited US skies in February। The main result is expected to be greater diplomacy or promises to talk more on key issues including climate, globally health, economic stability हो गया, counter narcotic effects हो गया, potentiality the resumption of some military to military channel after a high level freeze। Both sides may make modest gesture of good will to ease talks, according to two other people ब्रीफ्ड ऑन द डिस्कशन। और ये कहा जा रहा है कि जब ये लोग मिलेंगे तो हर मुद्दे पे बात करेंगे ओपनली, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल हेल्थ हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, काउंटर नार्कोटिक इफेक्ट्स हो, या पोटेंशियली ये जो या फिर पोटेंशियल पे बात किया जाए, तो ये सारी चीजों पे ओपनली बात करेंगे। हम बात करते हैं फिलीपींस से चाइना शिप इन न्यू कन्फ्रंटेशन। तो चाइना एंड फिलीपींस
वेस्टेड इंगेज इन न्यू कन्फ्रंटेशन इन साउथ चाइना सी ऑन फ्राइडे। और ऐसा हम लोग देखते हैं कि ये हमेशा चाइना और ये फिलीपींस हो या फिर बहुत सारे आइलैंड कंट्री पे हमेशा डिबेट चलता ही रहता है साउथ चाइना सी को लेकर के। तो इसमें देखते हैं कि आगे क्या है। और Chinese Coast Guard ship and accompanying vessel conducted dangerous maneuvers and blasted a Philippines supply ship with a water cannon and disputed waters. China responded that it acted appropriately under maritime law to defend what it says as its territory। और ये कहा जा रहा है ना कि फिलीपींस को जो ब्लास्ट कर दिया गया है और चाइना ने उसके एवज में कहा है कि वो उनकी टेरिटरी है, इस वजह से ऐसा किया गया है। द इंसिडेंट वाज द लेटेस्ट इन ए सीरीज ऑफ मैरीटाइम कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू नेशन ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और रिस्क टर्निंग इनटू मोर सीरियस आर्म्ड एंगेजमेंट। और tension have risen recently as China has blocked an isolated Philippine marine outpost on Second Thomas Shoal, also known as Onjin Shoal. The marine are based on a rusted old warship that the Philippines Navy grounded deliberately in 1999 to bolster its territorial claim. Last month, the Chinese Coast Guard ship and accompanying vessel recommended a Philippine Coast Guard ship and a military-run supply boat near the contested shoal. According to Philippine officers, China accused the Philippines vested of treating in what it said were Chinese water without authorization, despite repeated radio warnings. A Philippine government तो ये कहते हैं क्या कि ये जो बार बार उनको रेडियो वार्निंग की जा रही थी और उनको रोका जा रहा था फिलीपींस के को, फिर भी वो लोग रुके नहीं, इसलिए उसको ब्लास्ट कर दिया गया है। और फिलीपीन गवर्नमेंट टास्क फोर्स डीलिंग विद द साउथ चाइना सी सेड ऑन फ्राइडे वेसल्स बिलोंगिंग टू चाइनाज कोस्ट गार्ड एंड इट्स पैरामिलिट्री मैरीटाइम militia recklessly harassed, blocked, and executed dangerous maneuvers in another attempt to illegally impede और obstruct the routine से resupply and rotation mission। तो कहने का मतलब ये है क्या, साउथ चाइना सी में चाइना ने पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया है और वो उस रूट से किसी को जाने नहीं देता। अगर जाता है तो वो ब्लास्ट कर देता है और उसके एवज में ये कहता है कि हमारी टेरिटरी थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। अब देखते हैं कि ये दोनों आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। सितंबर आईआईपी ग्रोथ फॉल्स टू 5.8%, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लाइड टू 3-month लो इन सितंबर फ्रॉम 14-month हाई ऑफ 10.3 इन August. 9 out of 23 segments saw a drop in output in September as against 7 in August. India's industrial output growth slid to a 3-month low of 5.8 in September from a 14-month high 10.3 in August. अभी क्या है, with manufacturing growth having to 4.5% from 9.3 recorded in the previous month. और ये जो कंजम्पशन डिमांड appeared weak with consumer durable production rising just 1%, while non-durable production grew 2.7% in September, despite a beneficial base effect from last year when both segments tanked by 5.5% and 5.7% respectively. तो कहा जा रहा है कि जो ड्यूरेबल है वो तो 1% का राइज हुआ है, लेकिन नॉन ड्यूरेबल है वो 2.7 का राइज हुआ है, जबकि पिछले जो लास्ट ईयर था ये जो ड्यूरेबल था 5.5% राइज हुआ था और नॉन ड्यूरेबल 5.7% राइज हुआ था। और इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग ग्रोथ आल्सो मॉडरेटेड 9.9 और 11.5 रेस्पेक्टिवली। और इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग में भी कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। और spliced on the basis of urge, primary goods grew fastest at 8%, cooling from 12.4% in August, or followed by infrastructure and construction goods that were up 7.5% and capital goods which rose 7.4%.
Immediate goods output grew 5.8%, or while only 7 of 23 manufacturing sectors has clocked a contraction in August. 9 segments saw drop in output in September, lead by furniture. फर्नीचर में तो -20.2% का वो डिक्रीमेंट हुआ है. द apparel segment contracted 17.9% वर्जन द 17.1% declined clocked in अगस्त. अगस्त में ये 17.1% था, लेकिन अभी 17.9% डिक्रीमेंट हो गया है. ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट up to 6% in the first half of this year, with mining up 8.7%, electricity 6.1%, and manufacturing 5.7%. Most expected September index of industrial production reflect sharper growth. और ये इकरा चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, who had estimated 8% uptick, said the number were influenced by an unfavorable base, a shift in the festive calendar, and excess rainfall in September. अब देखते हैं क्या है ये नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्या है. 10.6 लाख करोड़, नियर 60% ऑफ टारगेट. और इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो ग्रो हुआ है 21.8% टू 10.6 लाख करोड़ बाय नवंबर 9, with पर्सनल इनकम टैक्स रेवेन्यू राइजिंग 31.8% एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस इंक्रीजिंग 12.5% फ्रॉम द ईयर अर्लियर. ये इतना इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट ईयर के कंपेयर में. और टैक्स रिफंड क्या है, अबाउट 27,000 crore of tax refund were remitted to taxpayer over the past month, taking the total refund for the year so far to 1.77 lakh crore. The pace of growth, the net direct tax kitty was 21.8% a month ago as well, indicating the momentum is sustaining. The net income tax collection so far is 58.15 of total budget estimates of direct tax for 23 2023 to 24, and the provisional figures continue to register steady growth. The Central Board of Direct Tax, ये जो CBDT है ने कहा है फ्राइडे को, और ये जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है 12.37 लाख करोड़ बाय थर्सडे. 17.6% is 17.6% higher than the year earlier period. और ये जो है इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है. Within this number, corporate income tax CIT and personal income tax PIT grew 7.13% and 28.3% respectively, combined with the security transaction tax STT or personal tax collection 28%. After adjustment of refunds, the net growth in CIT collection is 12.48% and that in PIT collection 31.77%. And they 31.26% PIT including STT CBDT said. We have discussed almost all the articles which was used and which is important for the syllabus and which is important for the UPSC. तो ठीक है, जो अब एडिटोरियल रहता है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.